चलिए अब हम अपनी नियोप्लेजिया यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 6। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ नियोप्लेजिया। वो फंडामेंटल्स क्या थे? एक था सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल, सेकंड था इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन जिसको आप TSG से भी रिप्रेजेंट करोगे, तीसरा था लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, चौथा था इवेजन फ्रॉम एपोप्टोसिस, फिफ्थ था एंजियोजेनेसिस, सिक्स्थ था इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, सेवन था DNA रिपेयर डिफेक्ट, एट था बारबर्ग इफेक्ट, नाइन था इम्यून सर्वेलेंस एस्केप। ठीक है, पिछले लेक्चर में इन 9 फंडामेंटल्स के हमने ओवरव्यू देखा था। अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से PG में या FMG में बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। देखो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल्स, देखो इसको समझो। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सेल के पास 2 सेट्स ऑफ जीन होते हैं, एक होता है प्रोटोऑन्कोजीन, एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, नॉर्मली क्या करता है, प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जीन है, ये सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन ने सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट किया, फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगा, उस ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। मतलब सेल की ग्रोथ को इंक्रीज करता है प्रोटोऑन्कोजीन और इसको सप्रेस करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये नॉर्मल ग्रोथ होती है आपके सेल में। लेकिन मान लो किसी वजह से प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए और इसका गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, मतलब प्रोटोऑन्कोजीन ज़्यादा एक्सप्रेस होगा। अगर प्रोटोऑन्कोजीन ज़्यादा एक्सप्रेस होगा तो जो सेल की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, सेल प्रोलिफरेट ज़्यादा करेगा, तो ट्यूमर या न्यूप्लेजिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी म्यूटेशन हो जाए, मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो ये जो ग्रोथ हो रही है न्यू, इसको वो इनहिबिट नहीं कर पाएगा। अब सोचो, प्रोटोऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब ग्रोथ ज़्यादा होगी। ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा ग्रोथ को, तो न्यूप्लेजिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। इसको देखो, प्रोटोऑन्कोजीन से ये है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये नॉर्मली क्या करते हैं, देखो ये स्टिमुलेट कर रहा है सेल की ग्रोथ को, ये इनहिबिट कर रहा है सेल की ग्रोथ को। ठीक है, मतलब ये सेल की ग्रोथ में बैलेंस रखते हैं एक दूसरे में। ठीक है, इसलिए आपको कैंसर नहीं होता है। लेकिन मान लो प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन कौन सा, गेन ऑफ फंक्शन वाला। अगर गेन ऑफ फंक्शन वाला म्यूटेशन हो जाएगा तो इस सेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देगा, मतलब सेल बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। वहीं ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन कौन सा वाला, लॉस ऑफ फंक्शन वाला। ठीक है, अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो अनेबल टू स्टॉप रेप्लिकेशन, मतलब ये रेप्लिकेशन को रोक नहीं पाएगा। रेप्लिकेशन की जगह आप इसको कर लो अनेबल टू स्टॉप प्रोलिफरेशन। ठीक है, अगर ये प्रोलिफरेशन को नहीं रोक पाएगा तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। अब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी तो हो जाएगा नियोप्लेजिया। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों जीन हैं जो रेगुलेट करते हैं आपकी सेल की ग्रोथ को। अगर इन दोनों में म्यूटेशन हो जाएगा तो नियोप्लेजिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अब देखो नॉर्मल ग्रोथ क्या होता है आपके सेल में, वो देखते हैं। देखो नॉर्मली प्रोटोऑन्कोजीन क्या होता है ना, नॉर्मली प्रोटोऑन्कोजीन ग्रोथ फैक्टर बनाता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बनाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है, जो कि रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। एक मिनट रुकिए, मैं समझाता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होगा, जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो सिंथेसाइज करेगा ग्रोथ फैक्टर को और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को और सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को और न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को और सेल साइकिल को रेगुलेट करेगा बाय 2 मॉलिक्यूल्स, साइक्लिन एंड CD के। ठीक है, तो ये जो 5 प्रोडक्ट हैं ये कौन बना रहा है, प्रोटोऑन्कोजीन। ठीक है, अब इमेजिन करो प्रोटोऑन्कोजीन ने नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर बनाया तो ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को। फिर ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये
स्टिमुलेट करेगा सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को, फिर ये सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन स्टिमुलेट करेगा न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, फिर ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्टिमुलेट करेगा सेल साइकिल को। और सेल साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक होता है साइक्लिन और एक होता है सीडीके। सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मल ग्रोथ में ग्रोथ फैक्टर का रोल होता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का रोल होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन का रोल होता है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल होता है और सेल साइकिल का रोल होता है। ठीक है, ये नॉर्मली है। लेकिन मान लो प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन भी कौन सा? गेन ऑफ फंक्शन वाला म्यूटेशन। अगर प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो सोचो बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर बनने लगेंगे। अब अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर बनेंगे, आपका जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर बनाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, फिर ये सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को भी ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, फिर ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन फैक्टर को भी ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से सेल साइकिल भी फास्ट चलेगी, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन ज़्यादा होगा, मतलब नियोप्लेजिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रोटोऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन हो जाए और मान लो ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज कर जाए तो नियोप्लेजिया होने के चांसेस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में भी म्यूटेशन हो जाए। मान लो ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये नॉर्मली किससे बनता है? प्रोटोऑन्कोजीन से। अब जो प्रोटोऑन्कोजीन है उसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन भी कौन सा? गेन ऑफ फंक्शन वाला। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बना है, मतलब ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर तो बना है लेकिन ये म्यूटेटेड टाइप ऑफ रिसेप्टर बना है। म्यूटेटेड मतलब इस पॉइंट को समझो। देखो, पहली चीज़, अगर प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा बनेंगे। ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा बनेंगे तो कहीं ना कहीं सेल साइकिल ज़्यादा चलेगी, प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये जो रिसेप्टर बना है ये म्यूटेटेड रिसेप्टर बना है। जैसे मैं इसका समझाता हूँ, ठीक है, इसका एक अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। चलिए, तो देखो, मान लो ये सेल है। अब सेल के ऊपर मान लेते हैं एंजाइमेटिक रिसेप्टर है। एंजाइमेटिक रिसेप्टर कुछ इस तरह से होते हैं, एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या होगा? नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली कोई भी ग्रोथ फैक्टर आता है और इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर को, और ये डाइमराइज करते हैं। और ये डाइमराइज करने के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को सिग्नल देते हैं। फिर ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को स्टिमुलेट करता है और ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल साइकिल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ठीक है। फिर जैसे ही आप ग्रोथ फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो ये डाइमराइजेशन ख़त्म हो जाती है, मतलब ये जो डाइमराइजेशन है ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल नहीं जा पाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन के पास, जिसकी वजह से न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी नहीं स्टिमुलेट हो पाता है, जिसकी वजह से सेल साइकिल नहीं हो पाती है। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म। ठीक है, अब मान लो आप ये आपके एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं। ये नॉर्मली किससे बनते हैं? प्रोटोऑन्कोजीन से। ठीक है, अब मान लो प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन भी ऐसा हो कि ये जो रिसेप्टर बने हैं दो, ये बने तो हैं लेकिन ये डाइमराइज फॉर्म में बने हैं। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी डाइमराइज है। प्रोटोऑन्कोजीन ने जो रिसेप्टर बनाए वो ऑलरेडी फ्यूज्ड है, ऑलरेडी डाइमराइज्ड है। तो क्या होगा? क्या इसको कहीं से भी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी? ग्रोथ फैक्टर का काम क्या था? कि इन रिसेप्टर को डाइमराइज करे, जिसके बाद आगे सिग्नल जनरेट हो और सेल साइकिल चले। लेकिन मान लो इस बार जो प्रोटोऑन्कोजीन ने रिसेप्टर बनाए हैं वो म्यूटेटेड हैं, और म्यूटेटेड भी कैसे? गेन ऑफ फंक्शन वाले, मतलब ऑलरेडी फ्यूज्ड है। तो इसको किसी भी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद क्या करेगा? सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को सिग्नल देगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सिग्नल देगा, जिसकी वजह से सेल साइकिल चलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से सेल साइकिल चलेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से ओवर प्रोलिफरेशन होगा, ओवर प्रोलिफरेशन होगा।
मतलब कहीं ना कहीं नियोप्लेजिया होने के चांसेस इंक्रीज होंगे, समझो बात को, ठीक है। अब चाहे ग्रोथ फैक्टर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिसेप्टर हैं वो तो ऑलरेडी फ्यूज्ड हैं, मतलब ऑलरेडी एक्टिव हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिग्नल देंगे और बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन करेंगे। तो समझ में आया? उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए देखो, तो पहली चीज़ हमने पढ़ ली कि ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा सिंथेसिस हो तो नियोप्लेजिया हो सकता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ ली ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए तो नियोप्लेजिया हो सकता है। तीसरी चीज़, किसी भी कारण से सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए। अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए तो ज़्यादा सिग्नल स्टिमुलेट होगा, ज़्यादा सिग्नल स्टिमुलेट होगा तो सेल साइकिल ज़्यादा होगी, सेल साइकिल ज़्यादा चलेगी तो प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा। उसी तरह से न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में म्यूटेशन हो जाए तो भी नियोप्लेजिया हो सकता है। उसी तरह से सेल साइकिल में म्यूटेशन हो जाए तो भी नियोप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों में अगर म्यूटेशन हो जाए, इन 5 प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोडक्ट्स में म्यूटेशन हो जाए तो नियोप्लेजिया हो सकती है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो चलिए, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन, देखो वही बात है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जीन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को। अब अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन भी कौन सा वाला, गेन ऑफ फंक्शन वाला, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नहीं होते हैं, ये होते हैं पैथोलॉजिकल, और ये बनाते हैं ऑन्को प्रोटीन। और ऑन्को प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्टिमुलेट कराता है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ फैक्टर में म्यूटेशन हो जाए, वही बात है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए और सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए, या न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में म्यूटेशन हो जाए, या सेल साइकिल में म्यूटेशन हो जाए, तो अगर इन प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन्कोजीन्स में और फिर ये कैंसर कोज करेंगे, ठीक है। और म्यूटेशन भी कौन सा वाला, गेन ऑफ म्यूटेशन। गेन ऑफ म्यूटेशन मतलब गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर आप गेन ऑफ फंक्शन कर लो, गेन ऑफ फंक्शन, एम की जगह एफ लिख लो, ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए अब देखो, गेन ऑफ फंक्शन कैसे हो सकता है, वो 3 तरीके से हो सकता है। पहली चीज़, या तो पॉइंट म्यूटेशन हो जाए आपके डीएनए में, आपके प्रोटोन को जीन में। अगर किसी भी प्रोटोन को जीन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा तो ये कोज कर सकता है गेन ऑफ फंक्शन, जिसकी वजह से नियोप्लेजिया हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एम्प्लीफिकेशन हो जाए। एम्प्लीफिकेशन मतलब मान लो ये आपका प्रोटोन को जीन है, ठीक है, इतना बड़ा है। अब मान लो किसी भी वजह से ये प्रोटोन को जीन अपने साइज को इंक्रीज कर ले, एम्प्लीफाई हो जाए, तो सोचो अगर ये इतना था तो मान लो ये 50 मॉलिक्यूल बना रहा था ग्रोथ फैक्टर के, मान लेते हैं, लेकिन अब ये इतना है तो ये बनाएगा 1000 मॉलिक्यूल ग्रोथ फैक्टर के। तो अगर ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा होगा तो गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, नियोप्लेजिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब समझ में आएगा। या ट्रांसलोकेशन हो जाए। ट्रांसलोकेशन मतलब मान लो एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, मान लो एक जीन है, इस पे X, इस पे जीन है Y। तो अब किसी भी वजह से अगर ये X जीन इस वाले क्रोमोजोम पर चला जाए और ये फ्यूज हो जाए Y जीन से, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा X + Y का। और अगर X + Y ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर बनाए या ज़्यादा स्टिमुलेट करें ग्रोथ को, तो ये भी हो सकता है गेन ऑफ फंक्शन टाइप म्यूटेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन समझ में आया। चलिए, तो इन अ नटशेल गेन ऑफ फंक्शन के लिए 3 टाइप के म्यूटेशन पॉसिबल हैं। पहला ट्रांसलोकेशन, दूसरा एम्प्लीफिकेशन, तीसरा पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ग्रोथ फैक्टर कुछ याद रखने हैं आपको जिनमें म्यूटेशन होता है। यहाँ से डायरेक्टली FMGE में और PG में क्वेश्चन आता है, इसलिए अभी तक समझने वाली चीज़ें थी, अब याद करने वाली चीज़ें होंगी और इनको याद करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं नीट PG में और FMGE में। ठीक है, चलिए तो देखो, पहला है प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा। अगर प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा में म्यूटेशन होगा तो ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए वहीं अगर TGF अल्फा में म्यूटेशन होगा तो एस्ट्रोसाइटोमा होने के चांसेस होते हैं।
वहीं अगर HGF मतलब हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जीन में म्यूटेशन होगा तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस रहते हैं। और ध्यान रखना HGF जीन को मतलब हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर को आप स्केटर फैक्टर भी कहते हो, ठीक है। चलिए अब यहां से एक चीज समझो, वो चीज क्या है, देखो ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि नीट पीजी में FMG में आते हैं। अब कैसे याद करने हैं, देखो यहां पर बीटा आ रहा है तो देखो बीटा से ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। यहां पर देखो क्या है अल्फा क्या कैसे लिखते हो अल्फा, ठीक है अल्फा। तो ये चालू किससे हो रहा है, ए से, तो हो जाएगा एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। यहाँ पर देखो हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर है तो जाहिर सी बात है लीवर का ही कैंसर होगा, मतलब हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ याद करनी है कि हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर को स्केटर फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, वो नोट पॉइंट क्या है कि ये जो TGF बीटा है ये होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जबकि ये जो TGF अल्फा है ये होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं, जो सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, जो सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो TGF बीटा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जबकि TGF अल्फा प्रोटो ऑन्कोजीन है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ग्रोथ फैक्टर के म्यूटेशन तो आपने पढ़ लिए, अब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के म्यूटेशन देख लेते हैं। चलिए देखो पहला है ARB1। तो अगर ARB1 में म्यूटेशन होता है तो होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग। वहीं ARB2 इसको आप HER2 भी कहते हो, तो अगर इसमें म्यूटेशन होता है तो हो जाता है आपको ब्रेस्ट कैंसर। वहीं अगर प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बीटा में PDGFRC बीटा में मतलब प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बीटा में म्यूटेशन होता है तो आपको हो जाता है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। चलिए रेड जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो देखो इसमें हो जाता है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अब इसको किस तरह से याद करना है वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब समझो, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए इनकी कुछ ना कुछ तो निमोनिक्स होने चाहिए। देखो पहला निमोनिक्स ARB1, इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। वहीं यहाँ पर A आ रहा है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ARB1 में एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग होता है, ठीक है। चलिए वहीं ARB2 में 2 आ रहा है और B सेकेंड अल्फ़ाबेट है तो इसलिए इससे आपको पता चल जाएगा ब्रेस्ट कैंसर है। और देखो प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बीटा में अगर म्यूटेशन होगा तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। अब देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अगर प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर में म्यूटेशन होता है तो होता है ब्रेन ट्यूमर। वहीं अगर प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में भी म्यूटेशन होता है तो भी होता है ब्रेन ट्यूमर। उम्मीद है याद आएगा आपको। अब देखो रेड जीन होता है, रेड जीन में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो इसकी एक राइम है, रेट 10 मेड मैन। रेट मतलब रेट जीन में म्यूटेशन हुआ जो कि लोकेटेड होता है 10 क्रोमोसोम पर, जिसकी वजह से हो जाता है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है, और मैन 2 सिंड्रोम। तो रेट 10 मेड मैन। वहीं अब देखो गेन ऑफ फंक्शन का तो अमूमन बच्चों को याद रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। अगर रेड जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो गैंग्लियन सेल्स नहीं बन पाती हैं, जिसकी वजह से हर्ट्सप्रंग डिसीज हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो किट जीन, ये किट रिसेप्टर जिसको आप CD117 भी कहते हो, ठीक है। चलिए अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो गेम्स ट्यूमर होते हैं। गेम्स मतलब गिस्ट मतलब GIST, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, AML, ठीक है। वही मेस्ट्रोसाइटोमा, वही मेलानोमा और सेमिनोमा। देखो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो समझो, जब आप गेम खेलने जाते थे तो आप किट लेकर जाते थे, जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना किट हेल्प करता है गेम्स में, ठीक है, गेम खेलने में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो गेम्स में GIST हो जाएगा, AML हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा AML और ये हो जाएगा
मेस्ट्रोसाइटोमा और ये हो जाएगा मेलानोमा, ये हो जाएगा सेमिनोमा। ठीक है, तो उम्मीद है आप याद कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन म्यूटेशन। इसमें जो फर्स्ट जीन का म्यूटेशन होता है वो है रास, सेकेंड जीन का जो म्यूटेशन होता है वो है APL, थर्ड जीन BRAF मतलब BRAF का म्यूटेशन होता है, फोर्थ जीन माइक जीन का म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में इन 4 जीन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है रास म्यूटेशन। देखो सबसे पहला पॉइंट, ये मोस्ट कॉमन ओन्कोजीन म्यूटेशन है इन ह्यूमन ट्यूमर में, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। ठीक है, और देखो जो रास जीन है वो 3 तरीके के होते हैं, जनरली होते तो और भी हैं लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वो 3 तरीके से, के रास, एच रास, एन रास। ठीक है, के रास का अगर म्यूटेशन हो जाता है तो 3 तरह का कैंसर होता है, कोलोन कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, लंग कैंसर। इसको आप याद कैसे करोगे, KPL मतलब कपिल ट्यूमर। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर एच रास में म्यूटेशन हो जाए तो होता है रीनल सेल कार्सिनोमा और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। और अगर एन रास में म्यूटेशन हो जाए तो देखो एन से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, एम, तो होता है मेलानोमा। ठीक है, चलिए और देखो ये तीनों रास को आप इस तरह से याद रख सकते हो, KHAN खान। के से हो गया के रास, एस से हो गया एच रास, ए से कुछ नहीं है, एन से हो गया एन रास। ठीक है, तो खान करके आप याद कर सकते हो, खान मतलब पठान, अपने नाम के आगे लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो रास म्यूटेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। मान लो ये सेल है कोई भी, ठीक है, अब इस सेल पर ये रिसेप्टर है। ठीक है, मान लेते हैं रिसेप्टर है और यहां पर यह है रास प्रोटीन। ठीक है, यह है रास प्रोटीन। अब देखो नॉर्मली क्या होता है पहले पूछ सकते हो, मान लो कोई भी ग्रोथ फैक्टर आया, इस ग्रोथ फैक्टर ने इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, इस रिसेप्टर ने रास प्रोटीन को स्टिमुलेट किया। ठीक है, वो देखो पहले ये समझो, अगर कोई भी ग्रोथ फैक्टर नहीं आया है तो क्या होगा, पहले वो समझो। अगर कोई भी ग्रोथ फैक्टर नहीं आया है तो रास फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में होगा, मतलब रास अटैच होगा GDP से। अगर कोई भी रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हुआ है या फिर ये कहें कोई भी ग्रोथ फैक्टर नहीं आया है तो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा। अगर रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा तो रास प्रोटीन GDP से बाइंड होगा, मतलब अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे ही ग्रोथ फैक्टर आएगा ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा और ये रास को सिग्नल देगा और ये जो GDP है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और GDP की जगह क्या आ जाएगा, GTP। और जैसे ही GDP रिमूव हुआ, GTP आकर अटैच हुआ रास से, तो ये एक्टिव हो जाएगा, जो आपका रास प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही रास प्रोटीन एक्टिव होगा ये सिग्नल देगा न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्टिमुलेट करेंगे सेल साइकिल को, मतलब प्रोलिफरेशन हो जाएगा, इंक्रीज सेल साइकिल। ठीक है, चलिए तो समझ में आया। नॉर्मली कोई भी सिग्नल नहीं आया है तो रास प्रोटीन एसोसिएटेड होगा GDP से, और अगर ये GDP से एसोसिएटेड होगा तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा, कोई भी सिग्नल नहीं प्रोड्यूस करेगा। वहीं जैसे ही ग्रोथ फैक्टर आया, आपका रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, इस रिसेप्टर ने सिग्नल दिया सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को, मतलब रास को, और रास में GTP रिमूव किया और GTP को बाइंड किया, और जैसे ही रास प्रोटीन GTP से बाइंड कर जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही रास प्रोटीन एक्टिव होगा वो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सिग्नल देगा, और न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल साइकिल को इंक्रीज कर देगा, मतलब प्रोलिफरेशन कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मल मैकेनिज्म। ठीक है, अब मान लो सिग्नल आया और ये सेल साइकिल इंक्रीज कर गई। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कैंसरस कंडीशन नहीं है तो नॉर्मली क्या होता है, इस रास प्रोटीन के पास एक अपना इंट्रिंसिक डोमेन होता है। इंट्रिंसिक डोमेन मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो क्या करता है,
इस जीडीपी को ब्रेक कर देता है और जीडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही जीडीपी ब्रेक होगा और जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो सिग्नल दे रहा था, मतलब ये जो एक्टिव फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और अगर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं होगा और सेल साइकिल स्टिमुलेट नहीं होगी, कोई भी प्रोलिफरेशन नहीं होगा, मतलब प्रोलिफरेशन रुक जाएगा। ये होता है नॉर्मली, ठीक है, समझ में आया? चलिए, लेकिन मान लो अगर रास जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये जो रास प्रोटीन बना है ये भी म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगा। मतलब ये जो इंट्रिंसिक डोमेन है इसका, जो ये जीटीपी को ब्रेक कर जीडीपी में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ रास प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म रास प्रोटीन में बना रहा था, मतलब जो सेल साइकिल की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा था, अगर उसी में म्यूटेशन हो जाए, इस इंट्रिंसिक डोमेन ऑफ रास प्रोटीन में ही म्यूटेशन हो जाए, तो देखो जीटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और अगर जीडीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो ये एसोसिएटेड रहेगी रास प्रोटीन से, और जब भी रास प्रोटीन से जीटीपी एसोसिएटेड होती है तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में होता है, और अगर ये एक्टिव फॉर्म में होता है तो ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सिग्नल देगा, और न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल साइकिल की स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाएगा, मतलब ओवर प्रोलिफरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो नॉर्मल मैकेनिज्म है कि शुरू में इनएक्टिव फॉर्म में रास से जीडीपी अटैच है तो ये इनएक्टिव है। ग्रोथ फैक्टर आया, इसने रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, इसने इस जीडीपी को कन्वर्ट किया जीटीपी में, और जीटीपी जैसे ही रास से अटैच हो गई तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ गया और इसने सेल साइकिल को स्टिमुलेट कर दिया। फिर जैसे ही सिग्नल पहुंच गया यहाँ तक, रास प्रोटीन का काम पूरा हो गया, तो इसका इंट्रिंसिक डोमेन है एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जो इस जीटीपी को ब्रेक कर देगा और जीडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये रास प्रोटीन फिर से अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर रास प्रोटीन के इंट्रिंसिक डोमेन में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो सेल साइकिल भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होगी, जिसकी वजह से ओवर प्रोलिफरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो रास के बारे में समझ में आया होगा, उम्मीद है। ABL म्यूटेशन, चलिए देखो ABL म्यूटेशन में क्या होता है ना, ट्रांसलोकेशन होता है 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में। इसको आप फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हो। ठीक है, देखो मान लो ये 9 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 22 है। ठीक है, चलिए तो देखो 9 क्रोमोसोम पर होता है ABL जीन और 22 क्रोमोसोम पर होता है BCR जीन। इसको अमूमन बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि 9 पर ABL था या BCR जीन था, तो इसको ऐसे याद करना। देखो क्रोमोसोम नंबर 22, इसको हिंदी में क्या कहते हो, 22 में क्या आ रहा है B, तो BCR। ठीक है, इस तरह से याद करना। कभी भी भूलो ABL जीन और BCR जीन कहाँ पर था, तो ध्यान रखना BCR में B आ रहा है और क्रोमोसोम नंबर 22 में भी B आ रहा है, तो BCR जीन क्रोमोसोम नंबर 22 पर होगा। ठीक है, अब देखो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में क्या होता है, ये जो ABL जीन है ये ट्रांसलोकेट हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 9 से क्रोमोसोम नंबर 22 पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो जीन था ABL जीन नहीं रहा, मतलब क्रोमोसोम नंबर 9 पर ABL जीन नहीं रहा, ये ट्रांसलोकेट हो गया क्रोमोसोम नंबर 22 पर। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, ना कि क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दोनों में ट्रांसलोकेशन तो होता है 9 और 22 के बीच में, लेकिन इन दोनों में से किसको आप फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हो, तो आपका आंसर जाना चाहिए क्रोमोसोम नंबर 22, क्योंकि लास्ट में दोनों ही जीन ABL और BCR जीन का फ्यूजन होता है क्रोमोसोम नंबर 22 पर 22 पर। ठीक है, तो समझ में आया। ABL जीन क्रोमोसोम नंबर से 9 से ट्रांसलोकेट हुआ, क्रोमोसोम नंबर 22 पर गया, यहाँ पर ये दोनों जीन फ्यूज हो गए। ठीक है, चलिए अब देखो होता क्या है इसमें, BCR ABL का फ्यूजन हो गया, BCR जीन और ABL जीन का फ्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसलोकेशन हो गया 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में, जिसकी वजह से टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। देखो जैसे ही BCR जीन
9 से 22 क्रोमोसोम पर गया तो ABL BCR का फ्यूज़न हो गया, जिसकी वजह से जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जब भी टायरोसिन काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो सेल्फ प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, चलिए वहीं देखो, BCR ABL फ्यूज़न से 3 तरह के कैंसर होते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं कि किस वेट का फ्यूज़न हुआ है। देखो, अगर 190 किलो डाल्टन का फ्यूज़न हुआ है तो होता है ALL। वहीं अगर 210 किलो डाल्टन का फ्यूज़न हुआ है तो होगा CML। वहीं अगर 230 किलो डाल्टन का फ्यूज़न हुआ है तो होगा CNL। ठीक है, यह है क्रोनिक न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया, यह है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, यह है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, तो अगर BCR ABL फ्यूज़न 190 किलो डाल्टन वेट का है तो होगा ALL, 210 किलो डाल्टन वेट का है तो होगा CML, अगर 230 किलो डाल्टन वेट का है तो होगा CNL। इसको याद कैसे करोगे? पहले लिखोगे 190 किलो डाल्टन, फिर उसमें 20 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 210 किलो डाल्टन, फिर इसमें भी 20 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 230 किलो डाल्टन। पहली चीज़। दूसरी, बाकी इसको याद करोगे LMN, L मतलब ALL, M मतलब CML, N मतलब CNL। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब देखो, एक रिलेशन समझो, जितना ज़्यादा वेट होगा फ्यूज़न का उतनी ही कम एक्टिविटी होगी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी कम एक्टिविटी होगी टायरोसिन काइनेज एंजाइम की, और जितना कम वेट का फ्यूज़न होगा उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी होगी टायरोसिन काइनेज एंजाइम की। मतलब वेट में और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी में इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर बताओ, सबसे ज़्यादा टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी कौन से ल्यूकीमिया में या कौन से कैंसर में देखने मिलेगी? देखो, यहाँ पर वेट सबसे ज़्यादा है, तो देखो अगर वेट ज़्यादा है तो यहाँ पर टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी सबसे कम देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर देखो, वेट सबसे कम है 190 किलो डाल्टन, तो यहाँ पर वेट कम है तो यहाँ पर टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखो, ALL वेट कम है तो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी इंक्रीज मिलेगी। वहीं CNL वेट ज़्यादा है तो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी डिक्रीज मिलेगी। चलिए अब देखो, आप कैंसर को ट्रीट कैसे कर सकते हो? सोचो, अगर आप किसी भी तरह से टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर दो तो कैंसर ट्रीट हो सकता है। अगर टायरोसिन काइनेज इनहिबिट हो जाएगा तो सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा नहीं होगी तो कैंसर ट्रीट हो सकता है। वहीं देखो, आप क्या करते हो, इनहिबिट कर देते हो टायरोसिन काइनेज को, और इसके लिए मार्केट में जो मेडिसिन है वो है इमेटिनिब। ठीक है, तो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PG में और FMGE में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ब्रैफ म्यूटेशन, BRAF म्यूटेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा याद करना है यार। ठीक है, थोड़ा टफ है याद करना लेकिन इसको रट लेना। देखो, पहला SCL हेयरी सेल ल्यूकीमिया हो सकता है। अगर BRAF जीन में म्यूटेशन हो जाए तो हेयरी सेल ल्यूकीमिया हो सकता है, या LCH मतलब लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटिस हो सकता है। ठीक है, वहीं पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड हो सकता है, वहीं मेलानोमा भी हो सकता है, और कोलोन कैंसर भी हो सकता है। इसको आप इस निमोनिक से याद कर सकते हो, हरिचंद ब्रादर PM, हरिचंद ब्रादर PM। ठीक है, हरिचंद विलेजेस में अमूमन नाम होता है किसी भी आदमी का, ठीक है, मैन का, और ब्रादर मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो ब्रोदर नहीं कहते, वो ब्रादर कहते हैं। ठीक है, वहीं PM समझ जाओ, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने आप को PM ही समझते हैं। ठीक है, तो हरिचंद ब्रादर PM। चलिए देखो, हरी में H से आ जाएगा SCL हेयरी सेल ल्यूकीमिया। अब देखो, SCL पता चल जाएगा तो SCL को उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा LCH लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, फिर चंद के C से आ जाएगा कोलोन कैंसर, ब्रादर के ब्रा से आ जाएगा ब्रैफ जीन, BRAF जीन म्यूटेशन। ठीक है, P से हो जाएगा पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, M से हो जाएगा मेलानोमा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, माइक जीन का म्यूटेशन, ये भी आपको याद रखना है। देखो, 3 तरह के माइक होते हैं, एक होता है C माइक, L माइक, N माइक। देखो, C माइक में अगर म्यूटेशन होगा तो वो करेगा वर्केट्स लिम्फोमा, जो कि चिल्ड्रन में होता है। देखो, C माइक चिल्ड्रन में होता है क्या? वर्केट्स लिम्फोमा, ये याद करना है। ठीक है, L माइक मतलब लंग का
कैंसर हो जाएगा, अगर एल माइक में म्यूटेशन हुआ तो ये हो जाएगा स्मॉल सेल लंग कैंसर। एन माइक देखो न्यूरोब्लास्टोमा हो जाएगा, ठीक है। इसको किस निमोनिक से याद करोगे, माइक्लोन। देखो माई से आ जाएगा माइक, सी से आ जाएगा सी माइक, एल से आ जाएगा एल माइक, ओ से कुछ नहीं है, ई से कुछ नहीं है, एन से आ जाएगा एन माइक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सेल साइकिल को देख लेते हैं। देखो सेल साइकिल में भी तो कुछ म्यूटेशन हो सकते हैं ना, उसको देख लेते हैं। देखो नॉर्मली सेल साइकिल क्या होती है, पहले होती है G1, G1 के बाद आती है S फेज, S के बाद आती है G2 फेज, G2 के बाद आती है M फेज, ठीक है। G1 को आप कहते हो गैप 1 फेज, S को कहते हो सिंथेटिक फेज। अच्छा S को सिंथेटिक फेज क्यों कहते हो, क्योंकि सिंथेटिक फेज में ही DNA का सिंथेसिस होता है, इसलिए आप S को सिंथेटिक कहते हो। बाकी G2 को कहते हो गैप 2 फेज, M को कहते हो माइटोटिक फेज, और एक होती है G0 जो कि रेस्टिंग फेज होती है, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो वो G0 मतलब क्वोशेंट स्टेज में होता है, ठीक है। ये सब आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है। चलिए देखो यहाँ से पूरी सेल साइकिल में 2 चेक पॉइंट होते हैं, एक होता है G1 S के बीच में, तो आप इसको नाम दे दोगे G1 S चेक पॉइंट। एक होता है G2 M के बीच में, तो इसको आप नाम दे दोगे G2 M चेक पॉइंट। चेक पॉइंट मतलब आप यहाँ पर सेल को चेक करोगे कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है, मतलब जो सेल बन रहा है, जो सेल साइकिल चल रही है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। वहीं G2 M चेक पॉइंट में भी आप यहाँ पर भी चेक करते हो, एक बार यहाँ पर चेक करते हो और एक बार यहाँ पर चेक करते हो, ठीक है। चलिए तो 2 चेक पॉइंट होते हैं आपकी सेल साइकिल में। अब देखो चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने इसको बिल्कुल साइकिल की जगह एक प्लेन में लिख लिया है, एक लाइन में। देखो G0 के बाद G1 S G2 M। तो देखो G0 और G1 वेरिएबल टाइम के होते हैं, ये इनमें कितना भी टाइम हो सकता है, ठीक है, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। S 6 आवर का होगा, देखो S में भी S आ रहा है और 6 में भी S आ रहा है, तो 6 आवर। बाकी 6 आवर के बाद G2 में 2 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 4 आवर, आगे चलो 2 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2 आवर, ठीक है। चलिए तो टाइम पीरियड किस फेज का कितना होता है वो आपको आना चाहिए। चलिए और देखो ये 2 चेक पॉइंट होते हैं, एक होता है G1S और एक होता है G2M। पता है आपको, ध्यान रखना G1S जो है वो रेगुलेट होता है P53 से और RB जीन से, जबकि G2M सिर्फ और सिर्फ P53 से रेगुलेट होता है। तो ध्यान रखना P53 G1S को भी रेगुलेट करता है और G2M को भी, जबकि रेटिनोब्लास्टोमा मतलब RB सिर्फ और सिर्फ G1S को रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ पीजी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज वो होगी M एंड G2, लेकिन इन दोनों में से भी ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सी है, M फेज। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज वो होगी S फेज, ठीक है। वहीं स्टेज ऑफ नो रिटर्न वो होगी S फेज। स्टेज ऑफ नो रिटर्न क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर DNA का सिंथेसिस हो गया होता है, ठीक है। चलिए वहीं मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर वो होगा एविंग्स सार्कोमा, ठीक है। चलिए मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर वो होगा सेमिनोमा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल वो होगा लिम्फोसाइट। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल ये होगा प्लेटलेट। G1S फेज रेगुलेटेड बाय, देखो G1S रेगुलेट होती थी P53 से भी RB से भी, और G2M रेगुलेटेड बाय ओनली P53, ठीक है। सेल साइकिल का प्रोग्रेशन, देखो सेल साइकिल का जो प्रोग्रेशन होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, एक होता है साइक्लिन पर और एक होता है CDK पर। CDK क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखो लास्ट में एज शब्द आ रहा है, मतलब ये एंजाइम है। कैसे एंजाइम है, ये ऐसे एंजाइम है जो साइक्लिन मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड होते हैं अपनी एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। तो ये जो CDK होता है और ये जो साइक्लिन होता है ये आपस में कंबाइन होकर वर्क करते हैं और ये कंबाइन होकर सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए देखो साइक्लिन आपकी बॉडी में होते हैं साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A, साइक्लिन B, जबकि CDK होते हैं CDK 6, 4, 2, 1 और भी होते हैं CDK, लेकिन फिलहाल अभी ये याद करो, ठीक है। देखो हमने पढ़ा कि जो CDK होते हैं वो साइक्लिन से एसोसिएट होकर सेल साइकिल प्रोग्रेशन में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना जो साइक्लिन D होता है वो CDK 6 या CDK 4 से कंबाइन होता है हमेशा, जबकि साइक्लिन E जो होता है वो CDK 2 से कंबाइन होता है, जबकि साइक्लिन A जो होता है वो CDK
2 से कंबाइन होता है, जबकि साइक्लिन बी कंबाइन होता है सी डी के 1 से। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे, देखो देखो आप इसी मैनर में याद करना, डीप डीप DEAB डीप। ठीक है, बाकी सबसे पहले लिखना 6, उसमें से -2 कर देना तो बचेगा 4, फिर 4 में से -2 करोगे तो बचेगा 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, फिर 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो बचेगा 1, मतलब 6 4 2 1, इस तरह से याद करना। तो हमेशा साइक्लिन डी कंबाइन होता है सी डी के 6 या 4 से, साइक्लिन ई कंबाइन होता है सी डी के 2 से, ए बी कंबाइन होता है सी डी के 2 से, बी बी कंबाइन होता है सी डी के 1 से। अब देखो ये किस तरह से वर्क करते हैं, देखो मान लो इसको मान लो G1 फेज़ है, G1 के बाद आया S फेज़, S के बाद आया G2 फेज़, G2 के बाद आया M फेज़। ठीक है, ये कुछ इस तरह से साइकिल होती है। ठीक है, तो देखो जब साइक्लिन डी सी डी के 6 है या 4 से कंबाइन करेगा, मतलब साइक्लिन डी 6 से कंबाइन करेगा या 4 से कंबाइन करेगा तो ये G1 स्टेज आगे चलेगी। ठीक है, फिर जब साइक्लिन ई सी डी के 2 से कंबाइन करेगा तो ये सेल साइकिल और आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, फिर जब साइक्लिन ए 2 से कंबाइन करेगा तो ये सेल साइकिल और आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, फिर लास्ट में जब साइक्लिन बी कंबाइन करेगा 1 से तो ये सेल साइकिल आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, तो ये जो साइक्लिन है और सीडी के हैं जब कंबाइन करते हैं तो सेल साइकिल प्रोग्रेस करती है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना डी 6 या 4 से कंबाइन करेगी, ई 2 से कंबाइन करेगा, ए 2 से, बी 1 से। ठीक है, चलिए अब देखो सेल साइकिल इनहिबिटर भी होते हैं, वो देख लेते हैं। सेल साइकिल इनहिबिटर मतलब ये जो सीडी के मॉलिक्यूल है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, अगर मान लो इसी को कोई इनहिबिट कर देगा तो ये सीडी के मॉलिक्यूल साइक्लिन से कंबाइन नहीं हो पाएंगे, और अगर साइक्लिन सीडी के मॉलिक्यूल से कंबाइन नहीं हो पाएगा तो ये देखो प्रोग्रेशन नहीं होगा, प्रोग्रेशन नहीं होगा। अगर प्रोग्रेशन नहीं होगा तो फिर प्रोलिफरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो सीडी के इनहिबिटर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिप-किप फैमिली से और एक होता है इंक4 या अर्फ फैमिली से, इंक4 या ARF फैमिली से। ठीक है, अब ये जो सिप-किप फैमिली वाले होते हैं ये होते हैं P21, P27, P57। ठीक है, तो ये सिप-किप फैमिली के इनहिबिटर होते हैं जो इनहिबिट करते हैं सीडी के को। ठीक है, जबकि इंक4 या अर्फ फैमिली में जो इनहिबिटर होते हैं वो होते हैं P14, 15, 16। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो सिप-किप फैमिली वाले होते हैं ये नॉन सेलेक्टिव सीडी के इनहिबिटर होते हैं, मतलब ये किसी भी सीडी के को इनहिबिट कर सकते हैं, ये 2 को भी इनहिबिट कर सकते हैं, 1 को भी, 6 को भी और 4 को भी। ठीक है, और ये जो इंक4 या अर्फ फैमिली वाले होते हैं ये होते हैं स्पेसिफिक CD4 एंड 6 इनहिबिटर, मतलब ये वाली फैमिली सिर्फ इसको इनहिबिट करेगी, 4 को या 6 को। ठीक है, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर P16 मॉलिक्यूल में म्यूटेशन हो जाए तो 3 तरह के कैंसर हो सकते हैं, PSM मतलब पेनक्रियाटिक कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या मेलानोमा, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर होता है समाप्त। देखो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा था, लगभग 45 से 46 मिनट हो चुके हैं, और आज के लेक्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं FMG में, PG में भी, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।